बड़ी खबर आ रही है। वजीर आला बलूचिस्तान के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद जमा करवा दी गई है। अहम खबर आपको दे रहे हैं। वजीर आला बलूचिस्तान के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद जमा करा दी गई है। अब से कुछ देर कबल समा को यह खबर मौसूल हुई थी कि तहरीक अदम एतमाद जमा कराई जाएगी। और अपने नाजरीन को यह भी बताएं कि यार मोहम्मद रिन ने समा से गुफ्तगू में यह भी वाजे किया था कि क्या होने जा रहा है, और इस वक्त वो मीडिया से बात कर रहे हैं। पहले वो भी देख लेते हैं। क्योंकि हमारी खामोशी का मकसद और मतलब फिर ये लिया जाएगा कि हम इस सारी चीज़ों में शरीक हैं, और हम इस बात में शरीक न हरगिज़ पहले दिन थे और न बाद में रहे हैं। और उसी दौर में आपने देखा होगा जब अदम एतमाद की तहरीक वफाक में चली तो वहाँ पे भी मुख्तलिफ पार्टियों के साथ जब हमारा राब्ता हुआ, हमने एक पॉइंट एजेंडा रखा, चाहे वो मुस्लिम लीग नून की तरफ हो, JUIF की तरफ हो, पीपल्स पार्टी की तरफ हो, या बाकी पार्लियामेंट्री जितनी पार्टीज थे उनके साथ था। हमने कहा जी हमारा एजेंडा है कि बलूचिस्तान की हुकूमत, बलूचिस्तान के अंदर सियासी हवाले से बलूचिस्तान की बेहतरी के जो तब्दीली है उसमें आपने हमारा साथ देना है, क्योंकि कम से कम हम तो इस चीज़ को बर्दाश्त ज़्यादा मजीद अब नहीं कर सकते। और यही हुआ, बलूचिस्तान अवामी पार्टी वफाक में इसी एक एजेंडा के हवाले से साथ गई, और हमारे जो MNAs थे उन्होंने इस तहरीक के हवाले से अपना एक मौक़िफ़ रखा। क्योंकि आपने देखा होगा हमारा कोई रिटन एग्रीमेंट नहीं है कि हमें गवर्नर चाहिए, हमें चीफ सेक्रेटरी चाहिए, हमें फ़िलाँ चाहिए। हमने कहा बलूचिस्तान के अंदर एक हुकूमत की तब्दीली आएगी और उसके बाद जो भी मुशावरत होगी हम सब साथ हैं। और इसी बिना पे मैं बड़ा मशकूर हूँ कि इन सारी सियासी जमातों ने, जिसमें PDM के सारे सियासी जमात शामिल थे, उन सब ने इस पे यकीन दयानी भी करवाई। और आपने मीडिया के थ्रू देखा भी होगा कि उन्होंने बार बार डायरेक्टली और इनडायरेक्टली इस हवाले का एक पूरा खुला मैसेज भी दिया। तो हम सारे दोस्त थे, हम सब ने मशवरा किया कि ये वो वक्त है कि हमें सबसे पहले कदम उठाना है। हम हरगिज़ ये नहीं कह रहे कि अपोजिशन की जमातें जो हैं उस पर दस्तखत हमारे साथ हैं। इस सारी दस्तखत जो हमारे 14 आज मौजूद हैं, ये हमारा वो हम ख्याल ग्रुप है जो पहले दिन से एक साथ था। आज हमने वो पहला कदम लिया है और इंशाल्लाह हम इसी उम्मीद पे हैं कि जो वादा हमसे उस प्लेटफॉर्म पे किया गया, इंशाल्लाह उसमें इस तहरीक में वो दोस्त भी आएंगे और फिर मुश्तरका तौर पे जो भी एक फ़ैसला होगा, चाहे उसमें वज़ीर आला का फ़ैसला हो, हुकूमत का हो, उसके तरीक़ेकार का हो, फिर ये सारी जमातें इंशाल्लाह मुश्तरका तौर पे लेंगी और आगे इंशाल्लाह बढ़ेंगी। बड़ा स्टेप है सर। आपने जो PDM की कंपोनेंट पार्टीज है, जिसमें BNP है, JUI है, ANP है, उनको ऑन बोर्ड लिया है या नहीं लिया है? ANP तो खैर आपके साथ मौजूद है। इन दो जमातों की बात देखिए, मैं इसमें एक बात फिर से दोहराना चाहूँगा कि जब बलूचिस्तान अवामी पार्टी और साथ साथ सरदार रिन साहब और बाकी दोस्त, हम जब उस तहरीक के हवाले से उन सरबराहों से, जिसमें मियाँ शहबाज शरीफ, फजल रहमान साहब, साथ साथ जरदारी साहब थे, हम जब मिले तो हमने अपना यही बयानिया रखा। और उसी बयानी के ऊपर हमें यकीन दयानी भी इसी बात की मिली कि बलूचिस्तान के अंदर अगर आप सब तब्दीली चाहते हैं, और वो भी चाहते हैं, क्योंकि देखिए एक चीज़ बड़ी ज़ाहिर है कि उस ग्रुप ने इस सारे तहरीक में तो साथ नहीं दिया, बल्कि वो बलूचिस्तान अवामी पार्टी का ये हमारा मौजूदा ग्रुप है जो सारे तहरीक में आगे थी और इसी एजेंडा पे आगे थी कि इस तब्दीली को लाना है। तो आप कह सकते हैं कि उस हवाले से जो हमसे वो वादा हुआ है, इंशाल्लाह उसको वफा करने के लिए वो भी हमारे साथ आए। जाम साहब, ये बताइएगा कि आप ये 5 सालों में तीसरी मर्तबा तब्दीली की तरफ जा रहे हैं, इसके मनफी असरात बलूचिस्तान पर, बलूचिस्तान के अवाम पर नहीं पड़ेंगे? ये दूसरी तब्दीली है। पहली तो हुकूमत बनी, फिर एक हो ही। देखिए, एक चीज़ में सियासत में हमारे लिए यकीनी तौर पर एक बड़ा लम्हे फ़िक्रिया बनता है कि जी इतनी तब्दीलियाँ दुनिया में अगर आप देखें तो ऐसी सियासी तब्दीलियाँ वज़ीर आज़म और ऐसी काबीनाओं में बहुत आती रहती हैं। हरगिज़ ये भी तो नहीं हो सकता कि अगर बलूचिस्तान या पाकिस्तान नुकसान में जा रहा है तो हम कहें कि हू बहू एक ही हुकूमत 5 साल पूरी करे। हाँ, 5 साल की मुद्दत को, एक टेन्योर को पूरा ज़रूर करना चाहिए। उसमें अगर 2 वज़ीर आला बनते हैं, 3 बनते हैं, 3 वज़ीर आज़म बनते हैं, इसमें कोई कबाहत नहीं है। हाँ, 5 साल उस इक़्तिदार को ख़त्म नहीं करना चाहिए। 5 साल का टेन्योर है,
और आप देखें, आप मीडिया के दोस्त गवाह हैं, हमने कई बार इस हुकूमत को बार बार कहा कि आपके कई इकदाम ऐसे हैं जो कि बलूचिस्तान के लिए बिल्कुल सही नहीं है और हमें वो सीरियसनेस नज़र नहीं आ रही। तो क्या हम 1 साल 1.5 साल मजीद बर्दाश्त करें? एक बजट आने वाला है, बलूचिस्तान के नौजवानों की नौकरियों का मसला है, यहाँ तरक्याती कामों का मसला है, यहाँ वफाक से अपनी चीज़ों को मनवाने का मकसद है। अगर ये नॉन सीरियस गवर्नेंस के साथ अगर हमने बर्दाश्त करना है तो बाकी बर्दाश्त कर लें, कम अज़ कम हम जो मुत्तफ़क़ा तौर पे सारे दोस्त हैं, हम इस बात पे राजी नहीं। आपकी तब्दीली के वक्त लगाए गए सरदार साहब इल्जाम वो लगाए जा रहे हैं जो आपकी खिलाफ जब तहरीक अदम एतमाद आई तब थे। हम उसे सही समझे, आज सही समझे या इसे अना की जंग समझे? सबर, मेरे ख्याल में आपको सवाल करते हुए समझ नहीं आई। सरदार साहब एग्जैक्टली मैं तरदीद करता हूँ, रिकॉर्ड है, आप हमें साबित करके दें कि हमने यही इल्जामात जाम साहब पे लगाए थे। जाम साहब के साथ हमारे इख्तलाफात थे, उस वक्त भी हमने कोशिश की, 3.5 साल तक हमने बर्दाश्त किया, जाम साहब को हम बताते रहे, मगर बदकिस्मती से हालात आखिर इस नहज पे पड़े कि हमें एक तब्दीली के लिए स्ट्रगल करनी पड़ी। मगर वो हम ये चाहते थे कि जो काम जाम साहब के वक्त में नहीं हो रहे थे वो अब होने चाहिए, मगर वहाँ जाम साहब, अब अगर हम देखते हैं तो जाम साहब हमें फरिश्ता नजर आते हैं। जिस तरह की करप्शन हो रही है, जिस तरफ की यहाँ पे लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन है और बैड गवर्नेंस का जो एग्जाम्पल यहाँ दिए जा रहे हैं, तो मैं ये चाहूँगा कि उस वक्त एक बहुत बेहतर गवर्नमेंट थी, मगर हमारी, क्योंकि हम सियासी लोग थे, हम आवाम से वायदे करके आए थे, आवाम से कमिटमेंट करके आए थे, उस कमिटमेंट को निभाने के हम पाबंद हैं। तो अब भी हम जो ला रहे हैं, हमें कोई कदू साहब से कोई जातियात नहीं है, मगर उनके तर्ज हुक्मरानी पे हमें एतराज़ात है। तो मैं थोड़ा रिकॉर्ड वाज़ा कर दूं, हमने कभी भी जाम साहब पे करप्शन या ऑनेस्टी पे कभी भी सवाल नहीं उठाए। सरदार साहब की जो तहरीक इंसाफ है उसका बयानिया जो है इमरान खान के साथ आपका वो या आपका पीडीएम के साथ बयानिया वो हो रहा है। बलूचिस्तान में सूरत हाल आपके हाथ में, आप पार्लिमानी लीडर हैं तहरीक इंसाफ के, और कितने लोग आपके साथ हैं? इंशाल्लाह वो अभी थोड़ा सा टाइम है, आपने अब देख लिया कि कितने लोग मेरे साथ हैं। इस वक्त मैं पार्लिमानी लीडर हूं, और सबसे बड़ी बात कि अगर इमरान खान का जो बयानिया था मैं उससे इत्फाक करता तो मैं अपने एडवाइजरी से स्पेशल असिस्टेंट होना प्राइम मिनिस्टर के मैं क्यों रिजाइन करता। तो इसका मकसद ये है कि खान साहब के साथ उस वक्त से हमने कोशिश की, स्ट्रगल की, और बलूचिस्तान की एक पार्लिमानी पार्टी, एक काउंसलर की पार्टी से उठा के हमने उसको पार्लिमानी पार्टी बनाया, दोस्तों को जमा किया हमने। मगर इमरान खान साहब ने बहुत ज्यादती की बलूचिस्तान से, बलूचिस्तान के अवाम से, उन लोगों को सिर्फ लोगों को टीवी पे दिखाने के लिए चंद बलूचिस्तान के लोगों को लाए, बलूचिस्तान के अवाम। और मुझे अफसोस है कि पीटीआई के वो वर्कर जिन्होंने 20-20, 25-25 साल पीटीआई के लिए सर्व किए, उनको नजरअंदाज कर दिया गया। और मुर्गे और कट्टे भी हैं ना, वो जो है ना यहाँ के जो खान साहब के जो चहीते हैं, जो उनको कहता है ये मेरे टाइगर्स हैं, वो खा गए थे। देखिए मैं आपको बात बताऊं, ना हमने कसम किया है ना कुरान किया है। इंशाअल्लाह ताला मुझे अपने पे और अपने खानदान की रवायतों पे फख्र है कि जो बात मेरी जुबान से निकलेगी इंशाअल्लाह ताला वो कसम और कुरान पे भी वही होगी जो मैं कमिटमेंट करूँ। सर वो जमातें किस तरह साथ देंगी जो जिनके आपके जो साथ खड़े हैं वो उनको फंड देने पे इंतजार करें, जैसे साहब ने कहा कि उनको फंड ना मिले, तो वो जमातें किस तरह साथ देंगी? उसी के साथ ये सवाल है कि आप हुकूमत जब आपकी खत्म हुई थी तो वो इत्तेहादियों के रवैये की वजह से नहीं हुई, वो आपकी अपनी पार्टी के खिलाफ थे, वो आज भी बदस्तूर कायम है। 16 अरकान ने पार्लिमानी लीडर बनाया है कुदूस बजीजों को, और अब आप अपने जो साथ अपनी स्ट्रेंथ लेकर आ रहे हैं, इत्तेहादी तो वही जो पहले भी आपके साथ खड़े थे। तो इसका मतलब कि जमीयत या बीएनपी जिन पर आप उसके इल्जामात थे, जिनकी वजह से ज़हूर बिलेदी साहब ने भी इख्तिलाफ किया, तो क्या उनको वापस शामिल करके हुकूमत बनाएंगे? देखिए मैं बार थोड़ा मैं एक दफ़ा ये जवाब दे दूं ताकि थोड़ा फिर याद नहीं रहेगा। देखिए एक चीज़ मैं कंप्लीट साथ ये करता रहूं कि मैं शायद आप मेरी पहली वाली बात पे गौर नहीं कर रहे
कि जिस अपोजिशन की आप बात करें, यकीनी तौर पे हमारे हुकूमत के जाने से पहले हम अपोजिशन में उनके साथ थे, लेकिन जब हमारी हुकूमत गई और ये सिलसिला तकरीबन कोई 4-5 महीने के लिए आगे बढ़ा, तो आपने बाद में देखा होगा कि यही हमारा ग्रुप था। फिर वो पीडीएम के साथ मिली और फिर हमने अपने जो सारे मौक़िफ़ है उसको पेश किया और हमारे प्रेस कॉन्फ्रेंस आज भी बलूचिस्तान अवामी पार्टी की जो मेंबरान हैं वो वफाक में उन्हीं जमातों के साथ वहाँ हुकूमत में है जिनकी बात आप यहाँ कर रहे हैं। तो हम तो उसको अपोजिशन की जमात नहीं मान रहे, बल्कि आप ये कह सकते हैं कि इस वक्त हम अपोजिशन उस जमात को समझ रहे हैं जो साहिब इक़्तिदार है। तो बाकी तो हम सारे एक साथ हैं, बस हमने वो एक लाएमल को तय करना है और उस पर काम करना है। देखिए, एक बात मैं फिर से दोहराना चाहूँगा कि यकीनी तौर पे बलूचिस्तान अवामी पार्टी के अंदर आज भी देखिए, उन्होंने ये जब 6-8 महीने का अरसा गुजरा है तो हमने ये दोस्तों की सारी चीज़ें इन सब को मद्देनज़र रखते हुए आज ये कदम उठाया है। अगर आज हमारे साथ लोग ना हो या उनके ख्वाहिशात हमारे साथ ना हो तो ऐसा मुमकिन तो नहीं है कि हम अदम एतमाद पेश करें, इस तरह पेश करें। तो दोस्तों का मशवरा है, दोस्तों का साथ है और हमने ये पहला स्टेप लिया है। और इंशाअल्लाह मैं उस बात को दोहराऊंगा, कुदूस बिजंजो साहब यकीनी तौर पर बलूचिस्तान अवामी पार्टी के एक मेंबर हैं, एक एमपीए हैं और वज़ीर आला हैं, लेकिन कुदूस बिजंजो साहब के साथ हमारी एक्सपेक्टेशंस बहुत ज़्यादा थी हर हवाले से, जो बार बार हमने उनको कहा कि वो पूरी होनी चाहिए। और वो क्या थी? बलूचिस्तान में एक अच्छे तर्ज अमल की हुकूमत को कायम करना, दोस्तों को ले जाना। दोस्त ने किसी ने बात की कि आपसे एतराज़ था कि आप कम मिलते थे। मैंने कहा कम मिलना फिर भी अच्छा है, न मिलना न होना और उससे भी ख़राब है। तो बात यह है कि हमने गवर्नमेंट ऑफ बलूचिस्तान के हवाले से एक नई बात ये भी सामने हम ला रहे हैं कि गवर्नमेंट्स को अकाउंटेबल भी होना चाहिए, अपने पार्टी के अंदर भी अकाउंटेबल होना। देखें, मैंने इस्तीफ़ा दिया, ठीक है, हमने अपनी पूरी कोशिश की। जहां मैंने महसूस किया कि हमारी पार्टी अब खराबी की तरफ जा रही है, मैंने एक स्टेप लिया और मैंने रिज़ाइन किया। और उसके बाद आपने ये नहीं देखा कि मैंने कोई एक तरीक़ेकार बनाया हो। अल्हम्दुलिल्लाह आज दोस्तों का सबका एक मशवरा है और मुश्तरका तौर पे हम इस सारे मुहिम के साथ आगे जा रहे हैं और इंशाल्लाह इसी बलूचिस्तान की बेहतरी के लिए ले रहे हैं। और यकीनी तौर पे वो जमातें जो पीडीएम का हिस्सा हैं, जो वफाक में जिनके साथ हमारी मशावरत थी, और इंशाअल्लाह ताला मैं इस बात पे कहूँगा कि जिस तरह हमारा उनके साथ एक राब्ता पहले था, उस दौरान था, और जो बातें थी वो इंशाअल्लाह अब मुकम्मल जरूर होंगी। पीडीएम की जो जमातें हैं उन्होंने इस मूव में आपका साथ नहीं दिया, तो फिर आप लोगों का क्या लाए? देखिए, सियासत में कबल-अज़-वक़्त एक बेसिकली बात होगी। मैं वही बात फिर से करूँगा कि हम यहाँ, जैसे सरदार साहब ने कहा कि हमारी ज़बान सियासत में एक दूसरे के साथ वादा और बातें हैं। हमने कमिटमेंट आपने हमारी कोई रिटन कमिटमेंट तो बीएपी के नहीं देखी है कि वफाकी पीडीएम के साथ थी। एक ज़बान थी, एक ज़बान पे हमारे लोग कायम रहे और उसी ज़बान और उसी वादा और उसी स्टेटमेंट के हवाले से हम ये उम्मीद रखेंगे कि इंशाल्लाह ये भी पूरा होगा। जाम साहब, कोई सिग्नल भी है या खुद से कर रहे हैं सब कुछ? ये बताता है इसमें असगर खान साहब भी थोड़ी सी बात करेंगे क्योंकि अवामी नेशनल पार्टी भी हमारे साथ शामिल है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यकीनन जिस तरह जाम साहब ने और सरदार साहब ने बड़ी डिटेल से बात की, उन तमाम वजूहात पे बड़ी तफसील से रोशनी डाली कि आज हम 6 महीने के बाद इस नतीजे पे क्यों पहुंचे हैं। तो यकीनन जिस तरह जाम साहब और सरदार साहब ने बात की, एक बात मैं कहूं कि हमारे यहाँ सियासत कमिटमेंट पे चलती है, कोई रिटन एग्रीमेंट नहीं होते। तो यकीनन इस मुल्क के हवाले से पूरे मुल्क की सतह पे जो पूरा मुल्क माशी लिहाज से, खारिजी लिहाज से, दाखिली लिहाज से जिन मसाइल और तकालीफ से दो चार था, तो पूरे मुल्क के संजीदा सियासी क़ुव्वतों ने मिल बैठ के सलाह व मशवरा करके बलूचिस्तान अवामी पार्टी से लेके अवामी नेशनल पार्टी तक, पीटीआई के फॉरवर्ड ब्लॉक तक, मुस्लिम लीग नून तक, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी तक, इवन मुस्लिम लीग काब तक, सब ने सर जोड़ के उस मुसीबत से छुटकारा हासिल कर ली जो वफाक की सतह पे पूरा मुल्क उससे दो चार था। तो यही वो कमिटमेंट थी। लेकिन बदबख्ताना हमारे सूबाई हुकूमत ने उस बदबख्ती से जान छुड़ाने की उस तराजू में भी अपना वजन उस पलड़े में डाला जिनसे पूरा मुश्किल दो चार से था। तो बलूचिस्तान अवामी पार्टी के 5 में से 4 अरकान, जिस तरह जाम साहब ने कहा,
उन्होंने पाकिस्तान को, इस मुल्क की दाखिला व खारजा पॉलिसी को, मईशियत को सही सिमत पर डालने के लिए PDM का साथ दिया। और आज आप देख रहे हैं कि मरकजी सतह पे PDM की और पूरे मुल्क की कोलिशन हुकूमत है। तो इसी तरीके से ये बलूचिस्तान की सतह पे भी महसूस हुई। उस वक्त ये कमिटमेंट हुआ था कि इंशाअल्लाह अगर वफाक में बलूचिस्तान अवामी पार्टी इस मुस्बत तब्दीली की पलड़े में अपना वजन डालेगी तो इंशाअल्लाह बलूचिस्तान में हम भी मुस्बत तब्दीली के लिए आपका साथ देंगे। तो आज गुनाह से छुटकारा हासिल करने का वक्त आ गया है। मजीद इस गुनाह में हमें हिस्सा नहीं डालना चाहिए और उस कमिटमेंट को भी पूरा करना चाहिए। आप देख ले, आपके डेरा बुगटी में दर्जनों की हिसाब से रोजाना लोग मर रहे हैं। आपका इस वक्त तक कोई भी हुकूमत बलूचिस्तान का नुमाइंदा उधर गया नहीं है। आपका पूरा हुकूमत और हुकूमती मशीनरी सो रही है। जब आपके यहाँ लाशें पे लाशें गिर रही हो और वो इलाज मान लीजिए बर वक्त मुहैया न करने से, पानी जैसी जरूरत बर वक्त मुहैया न करने से, तो आप हमें बता दे इस सोए हुए हुकूमत से आप मजीद क्या तवक्को कर सकते हैं। यानी ये तब्दीली, अगर मैं ये कहूँ, ये बलूचिस्तान के उस डेवलपमेंट को जो अधूरा हो के रह गया था दोबारा ट्रैक पे डालने की तब्दीली है। पूरे बलूचिस्तान के तमाम कदावर सियासी जमातों से, यकीनन जमीयत उलमा इस्लाम, बलूचिस्तान नेशनल पार्टी मैंगल, ये एक हिस्ट्री रखने वाली जमातें हैं और यकीनन इनके अकाबरीन की खुद भी वफाक की सतह पर जो तब्दीली आ रही थी उस वक्त की स्टेटमेंट भी आपने पढ़े होंगे और हमारे कुछ बड़े बुजुर्ग साथियों ने यहाँ तक कहा कि ये तो गुनाह है और इस गुनाह कबीरा में हम शामिल नहीं है। तो मुझे यकीन है कि बलूचिस्तान के मफादात को मद्देनजर रखते हुए, यहाँ के डेवलपमेंट को मद्देनजर रखते हुए वक्त आया है कि हम बलूचिस्तान को एक दुरुस्त और मस्बत सिमत में डालने की कोशिश करें। वज़ीर आला बलूचिस्तान के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद जमा करवा दी गई है। तहरीक अदम एतमाद रुकन असम्बली जाम कमाल, यार मोहम्मद रिन, ज़हूर बुलैदी ने जमा करवाई है, जबकि दूसरी जानिब फवाद चौधरी मीडिया टॉक कर रहे हैं, वो भी देख लेते हैं। की तरफ बढ़ेंगे उतनी जल्दी। अच्छा फवाद साहब, ये बताइएगा कि पंजाब के अंदर हुकूमत साजी इस वक्त तहरीक इंसाफ की तरजीह है या लॉन्ग मार्च के नतीजे में एक नए इलेक्शन की तारीख का ऐलान बड़ी तरजीह है? नहीं, हम तो इलेक्शन ही चाहते हैं। हम चाहते हैं इलेक्शन की तरफ बढ़े और इसका आसान तरीका यही है कि जो भी चीफ मिनिस्टर इलेक्ट होगा वो असम्बली की डिसोल्यूशन की तरफ जाए। तो पहला मरहले में आसान यही लग रहा है कि आप अपना चीफ मिनिस्टर बनाएं और वो डिसोल्यूशन की तरफ। परवेज़ इलाही साहब से इस पर बात हो रही है, उन्होंने यही कहा है कि जो भी इमरान खान फैसला करेंगे वो उसके पाऊँ। नसीर साहब ये बताएं कि पंजाब को दो ऑफिसर्स चला रहे हैं, एक चीफ सेक्रेटरी और एक IG पंजाब है। पहले तो ब्यूरोक्रेसी को PTI क्या मैसेज दे रही है इस अदालती फैसले के बाद, और दूसरा ये जो अदालती आप जा रहे हैं कल पिटीशन में, इस पे काम के लिंगर ऑन होने के कितने चांसेस? देखिए ये तो अब मेरी ख्वाहिश जो चीफ जस्टिस हैं उनसे मेरी दरख्वास्त यही होगी, चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट से, कि इतना बड़ा सूबा जो है वो हुकूमत के बगैर तो नहीं काम कर सकता। लिहाजा इसको डे टू डे आप सुन के जो है वो इसको, जिस तरह से अब तो आपको पता ही अदालतें 24 घंटे खुली होती हैं, तो इसको जो है वो पूरा आप सुने और जल्द अज जल्द इसका फैसला करें ताकि इस बहरान का खात्मा हो। जहाँ तक चीफ सेक्रेटरी और IG का ताल्लुक है, मैं उन्हें ये पैगाम देना चाहता हूँ, वक्त बदल रहा है, वक्त बदल गया है, लिहाजा बदले हुए वक्त के मुताबिक आप मेरिट के ऊपर वापस आएंगे और जो फैसले भी आपने किए हैं, जो मेरिट से हट के किए हैं, उसको आप रिवर्स करें जल्द अज जल्द। ये जो आप इस वक्त तब्दीलियाँ और तैनातियाँ एक इलीगल चीफ मिनिस्टर के कहने के ऊपर कर रहे हैं, ये इस वक्त कानून के मुनाफी है और अगर इसको जारी रखा गया तो हम इसके ऊपर कार्रवाई जो है। साहब ये बताइएगा, माजी में हम सुनते आए हैं एस्टैब्लिशमेंट जो है वो दबाव दे रही है हुकूमत को कि अक्टूबर में इलेक्शन करवाए जाए, आप इस खबर को कैसे देखते हैं? देखिए जी, मुझे नहीं पता एस्टैब्लिशमेंट दबाव डाल रही है कि नहीं, लेकिन हर वो शख्स जिसके दिल में पाकिस्तान का दर्द है, चाहे वो जुडिशरी हो, चाहे वो एस्टैब्लिशमेंट हो, चाहे वो मीडिया हो, तमाम लोग जो हैं वो इसी पे उनका कंसेंसस है कि जल्द इलेक्शन के अलावा पाकिस्तान के आईनी और सियासी बहरान का कोई हल नहीं। चौधरी साहब, माजी में हम सुनते आए थे तालिबान के हवाले से बैड तालिबान और गुड तालिबान,
अब सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन के हवाले से एक नई इस्तिलाह आई है, बैड डिसीजन और गुड डिसीजन। ये कब तक सियासी जमातें करती रहेंगी? नहीं, मेरा ख्याल है कि बड़ी आपने एक फजूल जो है वो एग्जाम्पल दी है। उसकी वजह यह है कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले ही होते हैं, कोई फैसले सही होंगे, कोई फैसले गलत होंगे। जिन फैसलों मसलन अगर जुल्फ़िकार अली भुट्टो शहीद के फैसले को आप सही मान के चलेंगे तो इसका मतलब है कि आपका दिमाग ख़राब है। तो जब भी आप ये बात करेंगे, इदारों के ऊपर हर एक का ट्रस्ट होता है, इदारों के बगैर तो मुल्क नहीं चलते। लेकिन ये होता ये है कि कभी फैसले सही होते हैं, कहीं गलत होते हैं। जो गलत होते हैं उन पर तनकीद होगी, जो सही है उनको अप्रिशिएट किया जाएगा। इस बात का कितना चांस है कि जो एस्टेब्लिशमेंट से नाराजगी हुई थी, अब उसमें कोई रवाबत की बहाली का इम्कान है? इलेक्शन की डेट अनाउंस हो जाए, उसके बाद से जो है वो रवाबत से का कोई मसला नहीं है और किसी से भी कोई मसला नहीं है। हम तो समझते हैं कि इलेक्टोरल रिफॉर्म्स और इनके ऊपर भी बात हो सकती, इसके ऊपर भी बात, इलेक्टोरल रिफॉर्म्स और उन पे भी बात हो सकती है। लेकिन पहली शर्त यह है कि आप इलेक्शन की डेट अनाउंस करें, जो कि प्रेफरेबली सितंबर में होनी चाहिए और सितंबर में ही एक्चुअली इलेक्शन होने चाहिए। हाँ, चौधरी साहब ये बताएं कि जो इस वक्त मौजूदा हुकूमत है उसको तो किसी किस्म का ये लग नहीं रहा जेस्चर कि वो इलेक्शन की तरफ जाना चाह रही है। तो आप ये मुतालबा तो कर रहे हैं और वो इस वक्त जो पीटीआई का मोमेंटम है उसको तोड़ना चाहते हैं और ताकि ये लिंगर ऑन हो मामला, तो ये कैसे आप आम इंतखाबात की तरफ जाएंगे? जिन टांगों के ऊपर वो खड़े हैं उस टांगों से तो मेरा ये ख्याल है कि वो खड़े ही रहना बड़ा उनके लिए मुश्किल है। उन्होंने पीटीआई की टांगें क्या तोड़नी है। सो पहली बात ये है कि इस वक्त जो शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज और ये सब ने, इन्होंने जो चूरन बेचा था उससे जिसने वो चूरन खाया उसको बदहज़मी हो गई और ये सिलसिला आपको पता है नहीं चल पा रहा। पाकिस्तान का इन्होंने अलबत्ता हमारी मईशत का भट्टा बिठा दिया और ये जो सारे इस वक्त कैबिनेट के मिनिस्टर्स हैं, ये इनकी आंखों से आंसू निकल रहे हैं कि हमें ला के किधर बिठा दिया। तो ये इस वक्त आखिरी दिन चल रहे हैं। मैं समझता हूँ कि इसको ये हुकूमत जो है इसको खुद ही मान जाना चाहिए। ज़्यादा साहब ये बताइएगा कि सीएम के लिए तो आप कोर्ट में रिट करने जा रहे हैं, पंजाब के गवर्नर की क्या आईनी हैसियत है और सीएम को कौन कहेगा कि वो एतमाद का वोट ले? गवर्नर जो है उन्होंने भी इस्लामाबाद हाई कोर्ट में पटिशन जो है वो फाइल कर दी है और इसे सुबह हो रही है और इस वक्त जॉइंट सेक्रेटरी जो है वो सदर ममलिकत के प्रोक्लेमेशन को रद्द नहीं कर सकता था। सो आई होप कि उमर चीमा विल बी बैक इंशाल्लाह गवर्नर हाउस में। चौधरी साहब आपने चूरन की बात की है, तो चूरन के दो कलर होते हैं, एक काला चूरन और एक जो है वो सबज जो खाकी चूरन है। इन्होंने कौन सा चूरन बेचा, काला चूरन या दूसरा चूरन? आपके चूरन के ऊपर इल्म से मुझे लगा है कि आप हकीम भी हैं। तहरीक इंसाफ के रहनुमा फवाद चौधरी मीडिया से गुफ्तगू कर रहे थे। वो कह रहे थे कि हम इलेक्शन ही चाहते हैं, जो भी वज़ीर आला बनेगा वो असम्बली तहलील करेगा। सुप्रीम कोर्ट फैसले के बाद पंजाब के 25 अरकान का वोट माइनस हो गया है। जल्द इलेक्शन के अलावा सियासी बहरान का कोई हल नहीं है। फवाद चौधरी ये कह रहे हैं इस हुकूमत के आखिरी दिन चल रहे हैं, बेहतर ये है कि हुकूमत ख़ुद ही फ़ैसला कर ले। हुकूमत के आखिरी दिन चल रहे हैं, वक्त बदल गया है, तब्दीलियाँ और तैनातियाँ बिल्कुल गैर कानूनी हैं। सदर मुमलिकत शहबाज शरीफ को एतमाद का वोट लेने का कह सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट में कल सुबह पटिशन जमा करवा देंगे। एक बार फिर से बात करेंगे बलूचिस्तान के हवाले से, जहां एक मरतबा फिर हम देख रहे हैं कि सियासी भौचाल आ गया है। बाप और इत्तेहादी जमातें अब्दुल कुद्दूस बजिंजो के खिलाफ मुत्तहिद हो चुकी हैं, जबकि साबिक वज़ीर आला जाम कमाल, सरदार यार मोहम्मद रिंद और ज़हूर बुलैदी ने अब्दुल कुद्दूस बजिंजो के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद जमा करवा दी है। समा के नुमाइंदे मोहम्मद आतिफ हमारे साथ मौजूद हैं। मोहम्मद आतिफ, हमारे देखने वालों को ज़रा तफसील से बताइएगा कि बलूचिस्तान में क्या नंबर गेम है? जी बिल्कुल, आज 6 माह बाद दोबारा बलूचिस्तान में जो है सियासी अदम इस्तेकाम जो है वो पैदा हो चुका है। कुद्दूस बजिंजो जो वज़ीर आला बलूचिस्तान है उनके खिलाफ बलूचिस्तान अवामी पार्टी के से ताल्लुक़ रखने वाले साबिक वज़ीर आला बलूचिस्तान जाम कमाल, सरदार यार मोहम्मद रिंद समेत जो 14 अरकान असम्बली हैं उनकी जानिब से तहरीक अदम एतमाद का मुसविदा जो है वो बलूचिस्तान असम्बली में जमा करवाया गया है। सेक्रेटरी असम्बली के पास सबसे थोड़ी देर पहले ये मुसविदा जमा करवाया गया है।
इस हवाले से जो साबिक वज़ीर आला बलूचिस्तान जाम कमाल हैं, उनका ये कहना है कि इस तहरीक में अब तक उनको तकरीबन 14 अरकान असम्बली की जो है वो हमायत हासिल है। इस तहरीक के हवाले से जो उसकी वजूहात बताई गई हैं इन अरकान की जानिब से, वो ये बताई गई हैं कि उन्हें जो वज़ीर आला बलूचिस्तान अब्दुल क़ुद्दूस बज़िंजो हैं, उनके खिलाफ उन्हें जो है उन पर जो है इनको एतमाद नहीं रहा है, इत्मीनान नहीं रहा है, क्योंकि इनकी जो हुकूमती परफॉर्मेंस है वो उस तरह नहीं है जिस तरह होनी चाहिए थी। जाम कमाल का कहना था कि उन्हें बहुत उम्मीदें थी इनके हवाले अब्दुल क़ुद्दूस बज़िंजो से, लेकिन वो अपनी उम्मीदों पर पूरा नहीं उतर सके हैं। तरक्याती मंसूबे जो हैं वो रुके हुए हैं। इसी तरह जो वज़ीर आला से बहुत उम्मीदें थीं लेकिन वो इस पर पूरा नहीं उतर पाए, इसी वजह से तहरीक अदम एतमाद उनके खिलाफ जमा करा दी गई है। बहुत शुक्रिया आपका आतिफ, आप हमें आगाह कर रहे थे। एक तरफ वज़ीर आला बलूचिस्तान के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद जमा करा दी गई है तो दूसरी जानिब हुकूमती अरकान पर एतमाद हैं। तर्जुमान बलूचिस्तान हुकूमत फराजीम का कहना है कि हुकूमत मजबूत और काबीना अरकान को वज़ीर आला अब्दुल क़ुद्दूस बज़िंजो पर मुकम्मल एतमाद है। समा के नुमाइंदे नूरुल आरिफीन को खुसूसी इंटरव्यू में उनका कहना था कि हुकूमत कहीं नहीं जा रही बल्कि मजीद तगड़ी हो गई है। पाक की तरह बलूचिस्तान में भी तब्दीली की बातें आ रही हैं कि क़ुद्दूस साहब की हुकूमत जा रही है, तो क्या कहेंगी आप इस बारे में? आप 110% मौजूदा हुकूमत स्ट्रेंथन है और नंबर्स हमारे पूरे हैं और मुकम्मल एतमाद है चीफ मिनिस्टर पर। अभी पिछले ही दिनों तमाम मेंबर्स की चीफ मिनिस्टर से मीटिंग हुई है और सब ने अपने एतमाद का इजहार किया है चीफ मिनिस्टर पर। हमारे साबका चीफ मिनिस्टर थे, जब तक वो खुद हुकूमत का हिस्सा थे तब तक तो सब कुछ ठीक था। आज वो हुकूमत का हिस्सा नहीं है तो फिर वो इस किस्म के इल्ज़ामात जो हैं सामने आ रहे हैं। जहाँ तक करप्शन के हवाले से या असामी आप कह रहे हैं, असामियाँ बिक रही हैं, ख़रीदो फरोख्त हो रही है, तो इस किस्म के इल्ज़ामात पिछली हुकूमत पर भी लगते रहे हैं। और अब आपको बताएं कि चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान ने वकला को इस्लामाबाद आने की दावत दे दी। लाहौर में वकला से खिताब करते हुए कहा, यह सियासी तहरीक नहीं, मुल्क के लिए जिहाद है। वकला जब तक किसी तहरीक में शामिल नहीं होते वो कामयाब नहीं होती। उनका मजीद क्या कहना था आपको दिखाते हैं। जिस तहरीक के लिए मैं आपको दावत दे रहा हूँ वो सियासी नहीं है। मैं आपको दावत दे रहा हूँ अपने मुल्क के लिए जिहाद करने की। मुझे आज अपने पाकिस्तान के वकीलों की जरूरत है इस तहरीक को कामयाब करने के लिए। कोई दुनिया में मुल्क जिधर रूल ऑफ लॉ नहीं होता, जिधर कानून की हुक्मरानी नहीं होती, वहाँ कभी खुशहाली नहीं आती। लाहौर में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का वकला कन्वेंशन बदनज़मी की नज़र हो गया। वकला को इमरान खान के खिताब से ज़्यादा सेल्फियाँ बनाने की टेंशन रही। इमरान खान भी अधूरा खिताब करके रवाना हो गए। जगह कम वकला ज्यादा। लाहौर में वकला कन्वेंशन के दौरान शदीद बदनज़मी। इमरान खान की आमद से पहले वकला ने स्टेज पर धावा बोल दिया। थोड़ा सा पीछे हो जाए, बैठ जाओ, स्टेज को खाली कर दें प्लीज, स्टेज को खाली कर दें। इमरान खान आए तो वकला ने उन्हें घेर लिया, सेल्फियां बनाने लगे। जगह कम होने की वजह से इमरान खान स्टेज से नीचे उतरे तो यहाँ भी वही सूरत हाल। इमरान खान रोकते रह गए लेकिन किसी ने न सुनी। थोड़ी खामोशी ताकि मैं आपसे बात कर सकूं, थोड़ी खामोशी। ऐसे माहौल में भला खिताब कैसे मुमकिन था? एक लेक्चर तैयार किया हुआ था, लेकिन आज तो ये जलसे से भी कन्वेंशन से वकला, रहनुमाओं और पीटीआई लीडरशिप ने खिताब किया, लेकिन जिनके खिताब के लिए सब बेकरार थे वो न कर सके। और वफाकी वजीर एहसन इकबाल ने तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान को सियासत का नाकाम दुल्हा करार दे दिया। कहते हैं जिद्दी बच्चा अपना खिलौना तोड़कर नए खिलौने की जिद शुरू कर देता है। ऐसा ही इमरान खान ने पाकिस्तान के साथ किया है। अगले इंतखाबात जीतने के लिए पिछला हिसाब देना होगा। एहसन इकबाल ने बताया कि वजीर आजम जल्द कौम को एतमाद में लेंगे। इमरान नियाजी साहब ऐसे तकरीरें फरमा रहे हैं कि जैसे सियासत में कोई नया नवेला दूल्हा वारिद हुआ है। ये तो एक प्रोफेशनल दूल्हा है जो हर शादी में नाकाम होता है। अब ये कौम के सामने किसी नए रिश्ते की तलाश में उसी तरह निकला है।
इमरान नियाजी ने पाकिस्तान से वो सलूक किया है जो एक जिद्दी बच्चा अपने खिलौने के साथ करता है। अभी वो जहाज पे सवार हैं, उम्मीद है कि जल्दी उनका जहाज जमीन पे लैंड कर जाएगा। अगला इलेक्शन तराने चला के नहीं जीतोगे, हमायतियों को रक्स करा के नहीं जीतोगे, अगले इलेक्शन में जवाब देना पड़ेगा। आज इमरान नियाजी साहब पाकिस्तान के उन दुश्मनों के मिसाइल बन चुके हैं कि जो पाकिस्तान में हाइब्रिड वॉर के जरिए अंदरूनी तौर पे मुल्क को कमजोर करना चाहते हैं। एंटी मिसाइल सिस्टम के साथ इसका मुकाबला करेंगे। जो इत्तेहादी हुकूमत की क़यादत है वो ये मुशावरत कर रही है कि इमरान नियाजी के जो गुनाह हैं, जो उनकी नाकामियां हैं, उनके पहाड़ों का बोझ किस हद तक एक ऐसी हुकूमत जो साल सवा साल के लिए आई है उसे उठाना चाहिए। वजीर आजम ने अपनी मुशावरत मुकम्मल कर ली है और अनकरीब वो कौम को एतमाद में लेंगे। साबिक़ वज़ीर दाखिला शेख रशीद अहमद कहते हैं कि हुकूमत सिर्फ एक वोट पर जिंदा है। ये इदारों से भीख मांग रहे हैं कि 1.5 साल की गारंटी दी जाए, 31 मई से पहले फैसले हो जाएंगे। आसिफ अली जरदारी ने इन्हें वहां मारा है जहां पानी भी ना मिले। तकलीफ कहीं है और दर्द कहीं उठ रहा है। हुकूमत इनसे चल नहीं रही है। ये भीख मांग रहे हैं अदारों से कि हमें 1.5 साल की गारंटी दी जाए, किसी सूरत पे लॉन्ग मार्च को रोका जाए, कोई हमें दरमियानी रास्ता दिया जाए। खुशकिस्मती ये है कि कौम सारी जो है वो लॉन्ग मार्च की तरफ इमरान खान के साथ है। सारी अपोजिशन जो है एक वोट पे जिंदा है। आसिफ जरदारी ने इन्हें वहाँ मारा है जहाँ पानी ना मिले। हर दिन जो बढ़ेगा इनके लिए मुश्किल और मसाइल का दिन होगा। चुराए की हंडिया फूटेगी, फैसले होंगे 31 मई से पहले। निगरान वजीर आजम के लिए मईशत दानों के इंटरव्यू पिंडी इस्लामाबाद में हो रहे हैं। कान खोल के सुन लो, अदारे सोए हुए नहीं है, बेखबर नहीं है, बाखबर हैं। आप ना नैब का कुछ बिगाड़ सकेंगे, ना FIA का, ना ANF का। और पीपल्स पार्टी के रहनुमा शर्जील मेमन ने कहा है कि इमरान खान की हुकूमत ने IMF के साथ जो मुआहदे किए उन पर अमल दरामद नहीं किया। मौजूदा हालात में मुश्किल फैसले करना पड़ेंगे। सईद गनी कहते हैं कि इस्लाहात के बगैर इलेक्शन की शफाफियत पर सवाल उठेगा। इस लोटाक्रेसी की शुरुआत इमरान खान ने की। झूठ के बोलने के इतने माहिर है खान साहब और झूठा नैरेटिव को बिल्डअप करने के इतने माहिर, ये उनकी एक्सपर्टीज है। मैं इस चीज में उनको एक सलाम करूंगा। जो कंडीशंस थी जो कि पीटीआई हुकूमत ने उनसे तय की हुई थी वो उन्होंने नहीं पूरी की, क्योंकि उनको पता था कि ये अनपॉपुलर डिसीजंस हैं। या तो फिर आप वो एग्रीमेंट उनसे ना करते वो। अब आपने पाकिस्तान को एक नैज पे पहुंचा दिया है कि कंफ्यूजन की पोजीशन है और आपकी इकोनॉमी जो है फ्रेजाइल है। कुछ मुश्किल फैसले शायद करने पड़े। हम इलेक्शन के लिए आज भी तैयार हैं, लेकिन पहले इस्लाहात फिर इंतखाबात। अगर कोई कल पागल वजीर आज़म इमरान खान जैसा आ गया और उसको 2 तिहाई अक्सरियत मिल गई और वो कह दे कि जी जिसका कद 6 फुट 5 इंच होगा इस मुल्क में उसको फांसी लगाई जाएगी। उनका कोई आदमी अगर वजीर आज़म के खिलाफ एक लफ्ज कहेगा तो उसको गोली मार दी जाएगी। अगर वो ये कह दे कि इस मुल्क में कोई सियासी जमात नहीं होगी, तो क्या उस 2 तिहाई अक्सरियत के अंदर बैठे हुए मेंबरान का ये हक नहीं है कि वो कहें कि भाई हमारा प्राइम मिनिस्टर पागल हो गया है, लिहाजा हम भाई इसके साथ नहीं है। अब अगर आज के मौजूदा इलेक्शन कवानीन के तहत इलेक्शन होते हैं तो वो किसी भी तौर पर फ्री फेयर ट्रांसपेरेंट नहीं हो सकती। डॉलर को डबल सेंचुरी तक पहुंचता देखकर स्टेट बैंक जाग गया है। स्टेट बैंक की मुदाखलत से इंटरबैंक में डॉलर 199 रुपये 50 पैसे की रिकॉर्ड सतह से नीचे आ गया है। इंटरबैंक में डॉलर ने 199 रुपये 50 पैसे की रिकॉर्ड सतह पर पहुंचने का रिकॉर्ड बनाया। करेंसी डीलर्स के मुताबिक डॉलर को 200 रुपये पर जाता देखकर स्टेट बैंक ने मुदाखलत की है, जिससे डॉलर की सतह में बेहतरी आई है। इंटरबैंक में डॉलर 198 रुपये 39 पैसे पर बंद हुआ, जबकि ओपन मार्केट में डॉलर 202 रुपये की रिकॉर्ड सतह पर फरोख्त हुआ। दूसरी जानिब स्टॉक मार्केट में आज दिन भर तेज़ी का रुझान देखा गया। 100 इंडेक्स 300 पॉइंट्स के इजाफे से 43,027 पॉइंट्स पर बंद हुआ। स्टेट बैंक का डॉलर समेत फॉरेन एक्सचेंज की गैर कानूनी मुंतकली रोकने के लिए अहम इकदाम। ऑफशोर फॉरेन एक्सचेंज ट्रेडिंग वेबसाइट से डॉलर ट्रेडिंग पर पाबंदी आयद कर दी गई है। सैयद रिजवान आलम हमारे साथ मौजूद हैं। रिजवान, बताइएगा इस हवाले से। स्टेट बैंक ने इस हवाले से सर्कुलर जारी किया है बैंकों को, और उसमें जो है वो न सिर्फ बैंकों को मुखातिब किया गया बल्कि आम शहरियों को भी मुखातिब किया गया है जो ऑफशोर फॉरेन एक्सचेंज ट्रेडिंग वेबसाइट के जरिए डॉलर ट्रेडिंग करते। स्टेट बैंक ने कहा कि फॉरेन एक्सचेंज एक्ट के
खिलाफ है और अगर कोई ऐसा करेगा तो उसके खिलाफ कार्रवाई हो सकती है इस एक्ट के तहत। इससे फौरी तौर पर पाबंदी लगा दी है। बैंकों को कहा है कि ऑफशोर मोबाइल एप्लीकेशन जो है जैसे ऑक्टाफैक्स हो गई, ईवी फॉरेक्स हो गई, इस किस्म के और दीगर डिजिटल ऑफशोर प्लेटफॉर्म है, इनके खिलाफ जो है वो कहा गया कि इनके खिलाफ हिदायत जारी की है, इनको जो है किसी किस्म की सहूलत फराहम न करे और इनके जो है पेमेंट के जो है मुआवजा के दरमियान ना भेजे इनको। ऑफशोर डिजिटल प्लेटफॉर्म जो है खिदमात और वस्तुआत खरीदने भी ममनू है, स्टेट बैंक ने ऐसा भी कहा है और बैंक को कहा है कि ऑफशोर डिजिटल प्लेटफॉर्म के लिए फॉरेन एक्सचेंज की फराहमी की खिदमात फराहम न करें। बहुत शुक्रिया आपका रिजवान। ज़र मुबादला बचाने का मिशन, हुकूमत ने लग्जरी आइटम्स की दरामद पर पाबंदी लगा दी है। इम्पोर्ट बिल में माहाना 60 करोड़ डॉलर तक कमी मुतवक्के है। मोबाइल फ़ोन्स, कीमती टाइल्स और मशीनरी समेत मुताद्दिद दरामदी अशिया पर टैक्स में इजाफे की तजवीज़ है। इस्लामाबाद से देखिए शकील अहमद की रिपोर्ट। डॉलर की डबल सेंचुरी तजारती और करंट अकाउंट खसारे ने हुकूमत को सख्त इकदाम पर मजबूर कर दिया। वजीर आजम शहबाज शरीफ ने दरामदी बिल में माहाना 50 से 60 करोड़ डॉलर कमी के लिए गैर जरूरी दरामदी लग्जरी अशिया पर पाबंदी की हिदायत कर दी। महंगी कारों, जीपों, वाटर बोट्स की दरामद बंद होने, जबकि मोबाइल फोन, मशीनरी समेत मुतअद्दिद अशिया पर टैक्स में इजाफे का इम्कान है। वजारत खजाना और वजारत तजारत ने FBR की मुशावरत से फहरिस्त पर काम शुरू कर दिया। वजारत खजाना हुकाम के मुताबिक इन इकदाम से माहाना दरामदी बिल 120 अरब रुपए के मुसावी कम होने का इम्कान है, जबकि डॉलर रेट भी नीचे आएगा। IMF से मुज़ाकरात और नए माली साल के बजट के पेश नजर बाज दरामदी अशिया पर ड्यूटी बढ़ाने की तजवीज़ भी ज़ेरे गौर है। कीमती मोबाइल फोन सेट पर ड्यूटी 6,000 रुपए से बढ़ाकर 44,000 करने, 1000 सीसी से बड़ी गाड़ियों पर रेगुलेटरी ड्यूटी में 100% इजाफा मुतवक्के है। हुकाम के मुताबिक दरामदी टाइल्स, घरेलू इस्तेमाल की अशिया, बिजली के कारखानों के लिए मशीनरी, स्टील और सिरामिक्स पर ड्यूटी में भी नुमाया इजाफे की तजवीज़ है। मौजूदा माली साल के पहले 10 माह में तजारती खसारा 39 अरब डॉलर से ज्यादा और सिर्फ 9 माह में 13 अरब 20 करोड़ डॉलर के करंट अकाउंट खसारे से पाकिस्तान को माली बहरान का सामना है। शकील अहमद, समा, इस्लामाबाद। शकील अहमद की रिपोर्ट आपने मुलाहिजा की है और इस वक्त टेलीफोन लाइन पर हमारे साथ ही मौजूद हैं। एक और खबर ये भी है कि नेशनल अकाउंट्स कमेटी के इजलास में बताया गया है कि मौजूदा माली साल माशी शरह-नमू 5.97% रहने का इम्कान है। बताइएगा इस हवाले से शकील। देखिए, ये इंतहाई अहम नंबर है, इसलिए कि आलमी जो मालियाती इदारे हैं, वर्ल्ड बैंक, IMF समेत, वो ये नंबर दे रहे थे कि पाकिस्तान की माशी शरह-नमू इस साल 4.5% तक रहने का इम्कान है। लेकिन नेशनल अकाउंट्स कमेटी का जो इजलास हुआ है आज, जो सेक्रेटरी प्लानिंग की ज़ेर-ए-सदारत, उसमें ये बताया गया है कि इस साल GDP ग्रोथ जो है वो 5.97% रहेगी, जो पिछले साल 5.74% थी, उससे भी बेहतर। जबकि हुकूमत ने इस साल का हदफ 4.8% रखा था। और 3 मेन सेक्टर्स हैं इकोनॉमी के, सर्विसेज, इंडस्ट्री और एग्रीकल्चर। सर्विसेज सेक्टर का जो है वो 6.19% बताया गया इस साल ग्रोथ, इंडस्ट्री का 7.19% और ज़राअत का 4.4%। और जो इकोनॉमी का साइज है वो भी बढ़कर 38,755 अरब रुपए तक पहुंच गया। तो आज ये नेशनल अकाउंट कमेटी में नंबर जो है उनकी मंजूरी दी गई है। सही, बहुत शुक्रिया आपका तफसीलात के लिए शकील अहमद। मियां शहबाज शरीफ को सिर्फ मईशत ही नहीं, बेटे को भी बचाना होगा। पंजाब के बाद वजीर आला बलूचिस्तान की कुर्सी भी खतरे में है। वजीर खारजा बिलावल भुट्टो जरदारी का पहला दौरा, पाक अमरीका ताल्लुकात बहाल हो सकते हैं? ये एक बड़ा अहम सवाल है और इन्हीं सवालों के जवाब आज मिल पाएंगे आपको प्रोग्राम 7 से 8 में। शहबाज शरीफ को सिर्फ मईशत ही नहीं, बेटे को भी बचाना होगा। पंजाब के बाद वजीर आला बलूचिस्तान की कुर्सी भी खतरे में। वजीर खारजा बिलावल भुट्टो का पहला दौरा, पाक अमरीका ताल्लुकात बहाल हो सकते हैं। देखिए आज शाम 7 से 8 में। कराची में होने वाले बम धमाकों की तहकीकात जारी हैं। सदर धमाके के बाद दहशतगर्द अल्लाह डिनो ने अंदरूनी सिंध फ़ोन पर काम हो जाने का बताया और फ़ोन बंद कर दिया। मज़ीद जानते हैं, चीफ क्राइम रिपोर्टर अहमद रहमान खान हमारे साथ मौजूद हैं। अहमद रहमान खान, तफ्तीशी हुकाम क्या बताते हैं? मुलव्विस दहशतगर्दों का सुराग कैसे लगाया गया?
जी देखिए, गुज़िश्ता रात माड़ीपुर पर एक ऑपरेशन किया गया था जिसके नतीजे में 2 दहशतगर्द जो है वो मारे गए थे। एक दहशतगर्द की शनाख्त अल्लाह डिनो के नाम से की गई थी और ये वही मरकजी मुलजिम था जो सदर लकी स्टार धमाके में न सिर्फ साइकिल को धमाके की जगह पर खड़ा करता है बल्कि वहीं होटल पर जाकर बैठ जाता है और रिमोट कंट्रोल डिवाइस इसके पास होती है। ये दहशतगर्दों का सुराग सीसीडी ने और दीगर तहकीकाती इदारों ने कैसे लगाया, तो ये जी पहले तो सीसीटीवी फुटेज से मुल्जिमान की कुछ शक्ल जो है वो वाज़ेह तौर पर नजर आ रही थी। फिर जियो फेंसिंग की गई तो उसमें ये पता लगा कि मुल्जिम की जानिब से अंदरूनी सिंध कॉल की गई धमाके के बाद और उसने काम हो जाने का बताया, जिसके बाद मोबाइल फोन लोकेशन और दीगर टेक्निकल मालूमात जो है वो हसास इदारों और सीटीडी ने हासिल की, जिसके बाद गुज़िश्ता रात माड़ीपुर पर छापा मारा गया था और अल्लाह डिनो जो दहशतगर्द है वो दीगर किन नंबरों से राब्ते में था और किन नंबर पर वो फोन कॉल्स कर रहा था, अब उनके हवाले से भी जो है वो तफसीलात जमा की जा रही हैं। जी बहुत शुक्रिया आपका। एक और अहम मामला है दुआ जहरा केस। ऐसे में सिंध पुलिस ने निकाह के गवाह असगर को गिरफ्तार कर लिया है। ये खबरें आ रही हैं। इलाका मजिस्ट्रेट मॉडल टाउन लाहौर से 2 रोज़ा राहदारी रिमांड पर गवाह को लेकर कराची रवाना हो गए हैं। अरशद अली हमारे साथ हैं। अरशद, क्या डिटेल्स हैं इस खबर की? जी बिल्कुल, जो है वो सिंध पुलिस ने जो दुआ जहरा के केस में निकाह का गवाह था उसको गिरफ्तार कर लिया है। आज सिंध पुलिस की जानब से मुलजिम को कमरा अदालत में पेश किया गया मॉडल टाउन कैरी में, जहाँ पर सिंध पुलिस ने 2 मुलजिम असगर का 2 रोज़ा जो है राहदारी रिमांड लिया है। अदालत ने अपने हुक्मनामे में ये कहा है कि 2 रोज़ा राहदारी रिमांड मुकम्मल होने के बाद सिंध पुलिस जो है वो मकामी अदालत के रूबरू असगर अली को पेश करके अपनी जो है इन्वेस्टिगेशन मुकम्मल करे। तमाम जो है वो असगर अली इस निकाह के अंदर जो है वो दुआ जहरा और जहीर अहमद के केस निकाह के अंदर जो है वो गवाह था, जिसको सिंध पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है और उसका 2 रोज़ा राहदारी रिमांड भी ले लिया है। जी बहुत शुक्रिया आपका तफसीलात के लिए अरशद अली। मारगला हिल्स नेशनल पार्क में दरख्तों को आग लगाकर टिकटॉक वीडियो बनाने वाली मॉडल और उसके साथियों के खिलाफ पर्चा कट गया है। इस्लामाबाद से नईम जंजुआ की रिपोर्ट। शहर इक़्तिदार का तरक्याती इदारा और पुलिस जंगलात दुश्मन टिकटॉकर से खिलाफ हरकत में आ गए। सोशल मीडिया पर शोहरत की भूख मिटाने की खातिर इस्लामाबाद के जंगल को आग लगाने वाले टिकटॉकर से खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया। मॉडल डॉली और उसके साथी टिकटॉकर से खिलाफ FIR शोबा माहौलियात की मदयत में काटी गई। FIR में कहा गया है कि मॉडल डॉली ने जंगल में आग लगाकर टिकटॉक वीडियो शूट की। मारगला हिल्स नेशनल पार्क का इलाका है जहां चंद रोज में आतिशज़दगी के कई वाकयात हो चुके हैं। टिकटॉकर्स के खिलाफ तहफ़्फ़ुज़ माहौलियात, फॉरेस्ट एक्ट और दीगर मुतल्लका दफात के तहत कानूनी कार्रवाई की जाए। CDA के शोबा माहौलियात और वाइल्ड लाइफ बोर्ड की जानिब से बतौर सबूत पेश की गई टिकटॉक वीडियो में देखा जा सकता है कि 4 लड़कों ने जंगल में आग लगाई, फिर मॉडल डॉली ने वीडियो शूट की। और कराची में मैट्रिक के इम्तिहानात मजाक बनकर रह गए हैं। पर्चा कमरा इम्तिहान पहुंचने से 3.5 घंटे पहले सोशल मीडिया पर पहुंच गया। कमरा इम्तिहान में तलबा मोबाइल का इस्तेमाल करते रहे। चेयरमैन मैट्रिक बोर्ड कहते हैं कि सब कुछ बहुत अच्छा है। रिपोर्ट कर रही हैं जमजम सईद। इम्तिहान तो मैट्रिक के तलबा के हैं मगर फेल। चेयरमैन मैट्रिक बोर्ड शर्फ अली शाह हो रहे हैं। चेयरमैन मैट्रिक बोर्ड इम्तिहानी मराकज में तलबा को मोबाइल फोन लाने से भी नहीं रोक सके। इम्तिहानी मरकज के दाखिली दरवाजे पर कुछ मोबाइल नुमाइशी तौर पर जमा जरूर किए गए मगर अंदर की सूरत हाल इसके बरअक्स थी। कितनी लगती है कि मोबाइल सब चीज अंदर लेके जाने दे रहे हैं। कोई सब कुछ अलाउ किया हुआ है? सब कुछ अलाउ है, कोई चेकिंग नहीं है। हद तो ये है कि शर्फ अली शाह के इंस्पेक्शन के दौरान ही तलबा के पास से मोबाइल फोन निकल आए। चेयरमैन की टीम के जाने के बाद और मीडिया की कैमरों की मौजूदगी में कई तलबा मोबाइल फोन इस्तेमाल कर रहे थे। स्टूडेंट्स के पास जो है वो मोबाइल फोन मौजूद है। इन्वेजिलेटर का कहना था कि मोबाइल फोन कमरा इम्तिहान में आने से रोकने की जिम्मेदारी इनकी नहीं है। जब ये एंटर होते हैं स्टूडेंट्स तो उनकी चेकिंग होती है वहाँ पे बाकायदगी से। तो ये चेकिंग में फोन नहीं दिखा? हाँ, तो अब ये कि इन्होंने अब किस जगह पे रखा था, क्या हुआ। समा ने मोबाइल फोन निकलने का सवाल किया तो चेयरमैन मैट्रिक बोर्ड ने इस मामले पर भी सब अच्छा है की रिपोर्ट पेश कर दी। स्टूडेंट से मोबाइल रिकवर किए तो वो भी वापस जमा कर रहे हैं। इस तरह से जो है कहीं से रिकवर हुई है तो पहले काफ़ी
लोगों ने तकरीबन बहुत सारे लोगों ने तकरीबन तमाम लोगों ने वॉलंटियरली जमा कराई हुई है। मोबाइल फोन से हटकर भी इम्तिहानी मराकज में नकल पर कोई रोक टोक नहीं है। मैंने तो बाबा फुल की है चीटिंग की है। कितने रुपए में? फ्री में चीटिंग हुई है, आसान था। चीटिंग फुल जी। तो पैसे वगैरह लिए नहीं लिए? नहीं, फ्री में हाँ, फुल जो भी है निकाल के कर लें आप। पेपर आउट होने की रिवायत भी बरकरार रही। आज 10वीं जमात का कंप्यूटर स्टडीज का पर्चा वक्त से 3.5 घंटे पहले सुबह 6 बजे ही आउट हो गया। कल तक जिम्मेदारी कबूल ना करने वाले शर्फ अली शाह ने आज तहकीकात की बात कर दी। आज 6 बजे ही पेपर आउट हो गया था, तो उस हवाले से कोई इंक्वायरी या कमेटी कोई अभी हम उसको इसकी डेफिनेटली इंक्वायरी करेंगे और मिनिस्टर साहब ने भी मुझसे बात की है। उन्होंने कहा इंक्वायरी करके और जो है रिपोर्ट दें। नकल और मोबाइल फोन के इस्तेमाल ने कराची में मैट्रिक के इम्तिहान को मजाक बना दिया है। तलबा नकल करने का एतराफ भी धड़ल्ले से कर रहे हैं, मगर कुछ को खौफ है कि मामला मीडिया पर ज्यादा उठने से कहीं ये सहूलत भी खत्म न हो जाए। पेपरों के बाद देंगे इंटरव्यू। कैमरामैन मोहम्मद कामरान के साथ जमजम सईद सामा, कराची। कराची के इलाके नाज़माबाद में आवाम के पैसों से बनाए गए शालीमार पार्क पर पीपल्स पार्टी के झंडे लगाने पर अहले इलाका मुश्तइल हुए। इलाका मकीनों ने एहतजाज किया और झंडे उतार दिए। रिपोर्ट कर रहे हैं अली हफीज। खर्चा साडा ते नखरे लोका दे। कराची में ये सूरत हाल उस वक्त देखने में आई जब आवाम के पैसे से बहाल होने वाले पार्क के इफ्तिताह से पहले पीपल्स पार्टी के झंडे लगा दिए गए। जमात इस्लामी के मुकामी कारकुनों ने झंडे लगाने पर एतराज किया तो जयालों ने उलझना शुरू कर दिया। इस मौके पर जमात इस्लामी के कारकुनों ने दावा किया कि पार्क से कब्जा उन्होंने खत्म कराया है। एडमिनिस्ट्रेटर साहब का भी बहुत बड़ा हाथ है, गवर्नमेंट की भी बहुत मेहनत है इसमें। और हमने कराया यार, क्या बात कर रहे हो, हमने कराया। समा ने पीपल्स पार्टी के झंडों के लिए लड़ने वाले जयालों से सवाल किया तो सारी जारियत झाग की तरह बैठ गई। पीपल्स पार्टी का प्रोग्राम तो नहीं है, तो सरकारी प्रोग्राम झंडा लेके आए पीपल्स पार्टी के। बस ऐसी पीपल्स पार्टी के नाम है इधर हैं जी, झंडे लेके आए पीपल्स पार्टी के, बस ऐसे लगा रहे हैं जी। अच्छा, पीपल्स पार्टी ने बनवाया है जी, पीपल्स पार्टी ने बनवाया पार्क। ये क्या नाम है, मुर्तज़ा भाई ने क्या नाम है इसका इब्तिदा उनका। कितने झंडे लगाए? 5-6 लगाए हैं फिलहाल। समा ने झंडे लगाने और इसके लिए झगड़े करने का सवाल पार्क का इफ्तिताह करने वाले एडमिनिस्ट्रेटर कराची मुर्तज़ा वहाब से भी किया। आपके आने से पहले यहाँ पर जमात इस्लामी कारकुनान और पीपल्स पार्टी कारकुनान आमने सामने आ गए थे। मैं जमात इस्लामी के दोस्तों को भी कहूँगा, आइए हमारा हाथ थामे मिलकर अपने शहर को बेहतर बनाएं। लड़ाई माफ करो, अल्लाह का घर साफ करो, मिलकर काम करें इंशाअल्लाह। मुर्तज़ा वहाब ने सारी बात की मगर इस बात का कोई जवाब नहीं दिया कि सरकारी वसाइल से बहाल होने वाले पार्क पर पीपल्स पार्टी के झंडे लगाने का क्या जवाब था। कैमरामैन इमरान खान के साथ मोहम्मद अली हफीज, समा, कराची। लाहौर की कुछ सड़कें दरख्तों की ओढ़नी ओढ़कर गर्मी की शिद्दत में आने वालों को सब्ज़े की चादर से लपेटकर दिल फरेब मनाजिर पेश करती हैं। रिपोर्ट कर रही हैं आयशा अता। सूरज का गुस्सा झेलते ये सरसब्ज़ो शादाब दरख्त जो लाहौर की कुछ सड़कों के लिए ओढ़नी का काम करते हैं। से देखने पर सब्ज़े का एक जात, करीब जाते ही अलग अलग दरख्त बन जाते हैं। आपस में सर जोड़े शदीद गर्मी में सड़क से गुजरने वालों पर ठंडक की सब्ज़ चादर ओढ़ देते हैं। दरख्त अल्लाह की नेमत है जो गर्मियों में ठंडक का एहसास दिला रही है। इस गर्मी में जब इन दरख्तों के नीचे से गुजरते हैं तो ठंडक का एहसास होता है। ये दरख्त अल्लाह पाक की नेमत है। साए का एहसास इंतहाई दिलफरेब होता है। हॉर्टिकल्चर एक्सपर्ट कहते हैं कि माहौल को महफूज बनाने के लिए दरख्त लगाना बहुत ज़रूरी है। यहाँ पे हर शहरी अपने हिस्से के, अपने पेरेंट्स के नाम पे
जो उनके अगर किसी के पेरेंट्स नहीं है वो अपने मरहूम पेरेंट्स के नाम पे अगर दरख्त लगा दे, न सिर्फ इसका अजर होगा ये बल्कि मुल्क की सबसे बड़ी खिदमत भी होगी, हमारे आने वाली नस्लों को फ़ायदा भी होगा। शदीद गर्मी में जब सूरज आग उगलता और पारा आसमान को छूता है तब ये दरख्त चुरिंद परिंद और इंसानों के लिए बाइसे रहमत साबित होते हैं। गर्मी की शिद्दत के बावजूद सरसब्ज दरख्त आंखों को ठंडक और दिल को सुकून पहुंचाने के साथ साथ दर्जा हरारत को कम करने में भी मददगार साबित होते हैं। कैमरामैन जवाद या और उमर अजीम के साथ आयशा आता, समा, लाहौर। इसी के साथ फिलहाल इतना ही। मजीद किसी भी खबर के लिए विजिट कीजिए sama.tv। इसके अलावा आप हमें फेसबुक और ट्विटर पर फॉलो भी कर सकते हैं। एक ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होंगे हेडलाइंस के साथ। आप देखते रहिए समा।